हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान दो सर, आज अपन आईओएस के अमेंडमेंट्स कवर करते हैं सर। आईओएस में सबसे पहला अमेंडमेंट है जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का है। अब ये अमेंडमेंट यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये टीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? सेक्शन 193 पढ़ते हैं अपन टीडीएस में। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10% टीडीएस डिडक्ट होता है सर। वहां पर जो इंटरेस्ट जो डिडक्ट मतलब जो टीडीएस डिडक्ट होता है इंटरेस्ट पे, उसकी लिमिट सर 5,000 पहले होती थी, अब ये लिमिट 10,000 हो गई है। ये वाला जो टीडीएस वाला पार्ट है, जो भले ही मैंने आईओएस में प्रोवाइड किया है, आईओएस में इसलिए प्रोवाइड किया है सर क्योंकि सर जो हमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिया हुआ रहता है वो नेट करके दिया हुआ रहता है। तो सर आपको नेट करके हमें उसे क्या करना पड़ता है, ग्रॉस अप करना पड़ता है, और ग्रॉस करके आईओएस में इनकम दिखानी पड़ती है। तो सर यहां पर ग्रॉस अप पर्पस के लिए मैंने आपको प्रोवाइड किया है, बट ये हम टीडीएस में बहुत अच्छे से कवर करेंगे सर। यहां ज्यादा दिमाग ना लगाओ, टीडीएस वाले में हम जाके इसको अच्छे से कवर करेंगे सर। ठीक है, ये वाला अमेंडमेंट है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना सर। अब ये क्या है सर? सर आपको याद है अपन यूलिप प्लान पढ़े थे सर? ठीक है, सबको पता होगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी सर। यूलिप प्लान सबने पढ़ा था सर। ठीक है, और हमने बोला था सर कि यूलिप प्लान है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, 1/4/2023 के बाद, ऑन और आफ्टर 1/4/2023, तो हमने सिंपल इसमें ये बात बोली थी सर कि आपका जो प्रीमियम है वो 10% या 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, प्लस आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करता तो सर आप एग्जेम्प्ट है 1010D में। ये सब स्टूडेंट को याद होगा कि हम 1010D में इसको एग्जेम्प्ट किए, यही कहानी है। 1010D याद आ रहा है ना सर सबको, कि हमारा प्रीमियम की लिमिट थी सर, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करता तो एग्जेम्प्ट होता था मैच्योरिटी में जो लमसम पैसा मिल रहा है। ठीक, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। यही कहानी अभी भी है, पहले भी यही थी, अभी भी यही है कहानी। में ट्विस्ट कहां आया? इन्होंने बोला सर कि हम तो पहले भी एग्जेम्पशन दे रहे थे, अभी भी एग्जेम्पशन दे रहे हैं, बट ये एग्जेम्पशन का हम एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं बोला एक्सटेंशन मतलब, इन्होंने बोला सर एग्जेम्पशन हम तब भी देंगे। देखो, एग्जेम्पशन शैल आल्सो बी अवेलेबल वेयर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज इशूड बाय आईएफएससी इंटरनेशनल सर आईएफएससी सर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, इनके थ्रू भी अगर कोई पॉलिसीज इशू करी गई है सर, ठीक है, इंश्योरेंस ऑफिस है वहां पर, और उनके थ्रू भी अगर कोई पॉलिसी इशू की गई है 1/4/2023 के बाद इशू की गई है, ऑन एंड आफ्टर, सर प्रीमियम 10 या 15% से एक्सीड नहीं करता, और टोटल अमाउंट प्रीमियम का सर 5 लाख से एक्सीड नहीं करता, तो उस केस में मैच्योरिटी में जो लमसम पैसा मिलेगा वो 1010D में एग्जेम्प्ट होगा। सिंपल, आसान भाषा में एक लाइन पे। आईएफएससी में कोई अगर इंश्योरेंस का ऑफिस हो, वहां से अगर कोई पॉलिसी इशू करी जा रही है तो उनको भी एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिला जाएगा। बस, इसके अलावा कुछ और नहीं है, बस ये इतना ही है। पहले सर आईएफएससी वाले कवर नहीं थे, वहां पर आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है सर। वहां पर अगर किसी का इंश्योरेंस ऑफिस हो तो क्वेश्चन ये राइज होता था कि वहां के इंश्योरेंस ऑफिस वाले अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच रहे हैं तो उनको 1010D का बेनिफिट दोगे कि नहीं। क्लियर नहीं था, इन्होंने लिख के क्लियर किया, बोले नहीं भाई उनको भी हम ये बेनिफिट देंगे सर। ठीक है, आ रही बात समझ? उनके केस में भी बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई आईएफएससी के इंश्योरेंस ऑफिस से अगर कोई पॉलिसी खरीद रहा है, मैच्योरिटी में लमसम मिल रहा है, बाकी कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है, तो आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा। समझ आई बात? क्लियर। अब सब स्टूडेंट को याद आना चाहिए सर डीम डिविडेंड। किसी को याद आ रहा है सर? डीम डिविडेंड 222 ABCDE, ये सब पढ़ते थे सर 222 में, याद है? डीम डिविडेंड का ये सेक्शन होता था। ठीक है सर, डीम डिविडेंड में ना फिर हम आगे पढ़ते थे एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जिसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। ठीक है, उसमें ये पॉइंट इन्होंने ऐड किया, ये पॉइंट न्यू है सर। अब इन्होंने क्या बोला, क्या किया, पॉइंट तो बड़ा खतरनाक है, पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, आराम से समझ आएगा, तो आपको ध्यान से सुनना होगा सर। इन्होंने एक्सक्लूजन में डाला है। एक्सक्लूजन मतलब ये डीम डिविडेंड नहीं है। अब देखो एक्सक्लूजन में क्या है सर।
एनी एडवांस और लोन बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज। ये इसलिए इनको बोलना पड़ा सर क्योंकि लोन एंड एडवांसेस बाय द प्राइवेट कंपनी, ऐसा कोई शेयर होल्डर जिसका क्या बोलते हैं 10% से ज्यादा इंटरेस्ट हो, याद है वो वाली कहानी सर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर, तो उसको डीम डिविडेंड माना जाता था लोन एडवांसेस को। इसीलिए एक्सक्लूजन में एक नया पॉइंट आया जिसमें लोन और एडवांसेस की बात है बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज, दो ग्रुप एंटिटीज के बीच में, वेयर वन ऑफ द ग्रुप एंटिटी इज अ फाइनेंशियल कंपनी और फाइनेंशियल यूनिट एंड द पेरेंट एंटिटी और पेरेंट यूनिट of such group is listed on a stock exchange in a country or a territory outside India other than the country or territory outside India as may be specified board by the board in this behalf। board मतलब CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सर ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है सर, ये तो ऐसा लग रहा है कि अजीब टाइप की बातें हो रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। मैं आपको अच्छा वाला एग्जाम्पल देता हूं, मैंने एग्जाम्पल फ्रेम किया सर आप लोगों के लिए। देखो सर, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज एग्जाम्पल में ध्यान देना। सर पेरेंट कंपनी, मेन कंपनी होल्डिंग बाप, ठीक है, PINC है, जो यूएसए की कंपनी है सर, यूएसए में लिस्टेड है, लिस्टेड होना जरूरी है ना, यूएसए में लिस्टेड है। और सर CBDT ने ये कंट्री को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना सर, एंड नॉट रेस्ट्रिक्टेड सर। एक तो लिस्टेड होना जरूरी है और दूसरा सर CBDT ने उस कंपनी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया सर, उस कंट्री को रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा है सर। CBDT कुछ केसेस में रेस्ट्रिक्ट कर देती है, वहां की कंपनीज को कंसिडर नहीं करा जाएगा एक्सक्लूजन में, ध्यान रखना। उस कंपनी से अगर लोन और एडवांसेस आएगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसीलिए यहां एंड का रिलेवेंस है कि सर एक कंपनी है जो यूएसए की है, यूएसए में लिस्टेड है और CBDT ने उस कंट्री को बैन करके नहीं रखा है सर, रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा है। अब यूएसए की कंपनी है ना, इंडिया में 2 कंपनी खोलती है सर, ठीक है, और वो 2 कंपनी में उसका 100% शेयर है, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो गया सर, होल्डिंग ये सब्सिडरी ये, क्लियर हो गया। अब ये जो 2 कंपनी है उसमें से एक कंपनी ऑपरेटिंग कंपनी है सर, ऑपरेशन संभालती है सर, और एक कंपनी है सर फाइनेंस कंपनी। ये बात समझ आई। अब ये फाइनेंस कंपनी जो है ना, ये ऑपरेटिंग कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन देती है सर, ठीक है, बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज लिखा था, तो सर ये जो फाइनेंस कंपनी है ऑपरेटिंग कंपनी को जो ऑपरेशंस करने के लिए शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए शॉर्ट टर्म लोन देती है। ये जो 5 करोड़ का लोन है, इस 5 करोड़ के लोन को डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। समझ आया? बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल फ्रेम किया हूं सर मैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। लैंग्वेज पढ़ोगे तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पागल हो जाएगा एक स्टूडेंट कि सर चाहते क्या है हमसे। एकदम सिंपल कर दिया मैंने सर। एक यूएस की कंपनी है, यूएस में लिस्टेड है, CBDT ने यूएस कंट्री को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया सर। वो कंपनी की इंडिया में सर 2 सब्सिडरी कंपनी है सर, A लिमिटेड B लिमिटेड। सर A लिमिटेड वो है जो ऑपरेशंस का काम करती है, B लिमिटेड वो है जो फाइनेंस का काम करती है सर। सर B लिमिटेड ने A लिमिटेड को पैसा दिया सर, सर इन लोग सब ग्रुप कंपनी है सर, ठीक है, तो B लिमिटेड ने A लिमिटेड को जो पैसा दिया उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाता, एक्सक्लूजन में लिखा हुआ है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल से समझाया सर मैंने, क्योंकि लैंग्वेज में जाओगे तो पता नहीं, लैंग्वेज में तो अरे बाप रे, आपको जब टाइम मिले पढ़ लेना भाई, जब टाइम मिले पढ़ लेना, पता नहीं क्या क्या लिखना चाह रहे हैं इन लोग। और सर आगे बढ़ते हैं सर। इन केस ऑफ कंपनीज म्यूचुअल फंड्स, और अगर आपको याद हो तो म्यूचुअल फंड में सेक्शन 194K आ जाता था और डिविडेंड के केस में 194 आ जाता था सर, TDS पर्पस के लिए। सर ये बातें जो है ना अपन TDS में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे सर, क्योंकि वहां पर पहले लिमिट 5000 होती थी, अब वो लिमिट कितनी हो गई सर, 10,000। तो ये लिमिट वाली बातें अपन TDS में एक साथ कर लेंगे सर। मैंने IUS में इसलिए दे दिया क्योंकि IUS में इसके प्रोविजंस होते हैं, IUS में अपन इसकी ग्रॉसिंग अप करते हैं, इसीलिए मैंने यहां पर दे दिया, अदरवाइज TDS में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आहा, ये तो बाप रे बाप, मेरे को तो लगता है ये एग्जाम में आएगा। कैजुअल इनकम याद है, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब नेचर की इनकम होती थी सर। फ्लैट 30% टैक्स कटता था सर। पर इन्होंने सर एक चीज समझाई, बहुत प्यारी लाइन लिखी है और ये लाइन अति इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला सर कि सर ये जो कैजुअल इनकम है ना सर, इस कैजुअल इनकम में TDS होता है। मैं बोला हाँ वो तो मेरे को ही पता है, मैं भी TDS पढ़ा हूं सर। सेक्शन 194B है, 194BB है सर,
ये तो दोनों सेक्शन में पढ़ के आया हूं, उसमें टीडीएस होता है सर, 194 बी होता था सर लॉटरी वगैरह के लिए, फिर 194 डबल बी होता था सर हॉर्स रेस वगैरह के लिए सर। मैं ये पढ़ के आया हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले अगर इतना ही पढ़े हो तो आपको ये भी पता होगा सर कि वहां पर 10,000 की लिमिट थी सर, 10,000 से जैसे ही ऊपर जाता था टीडीएस की बात थी। हाँ। बोले अमेंडमेंट है। मतलब क्या अमेंडमेंट? इन्होंने बोला सर 10,000 जो लिमिट है इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन है। बोले है मतलब? बोले एक बार बता, लॉटरी लगा, लॉटरी में क्या बोलते हैं, टिकट खरीदा और तेरी लॉटरी लग गई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा है ना, एग्जांपल से समझते हैं यार, ज्यादा अच्छा रहेगा सर। एक एग्जांपल देखो सर, एग्जांपल देखो क्लियर हो जाएगा सर। एक मिस्टर ए है जिसने लॉटरी में पैसा जीता सर, जनवरी फेब मार्च में। जनवरी में 4,000, फेब में 6,000 और मार्च में 3,000। अगर आप टोटल करो तो ये आता है 6 + 4 10, 13,000 आ जाएगा सर। आप इसको टोटल करके चेक कर लेना, 13,000 आ जाएगा सर। अगर मैं पुराने प्रोविजन में चलता तो सर 10,000 से ज्यादा जीत गया लॉटरी से, मेरा टीडीएस कट जाता, कोई बात ही नहीं है सर, मेरा टीडीएस कट जाता। पर नए प्रोविजन में इन्होंने बोला सर 10,000 एक सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए देखना है, तो सर तीनों केसेस में मैं एक बार भी एक ट्रांजेक्शन में 10,000 से ज्यादा कमाया ही नहीं। एक बार 4,000 कमाया, एक बार 6,000 कमाया, एक बार 3,000 कमाया। सर टीडीएस आएगा? नहीं सर, टीडीएस नहीं आएगा। यही तो ट्विस्ट है, और मैं बता रहा हूं एग्जाम में ये आने के बेहद चांसेस है। बड़ा मजेदार है यार ये। अच्छा किए, पहले तो एग्रीगेट कर लेते थे, अब एग्रीगेट वाली कहानी नहीं है सर, अब एक एक सिंगल ट्रांजेक्शन देखा जाएगा सर। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। मस्त अमेंडमेंट है, मस्त मस्त है, एकदम मस्त। मेरे को तो लगता है एग्जाम में काफी चांसेस है पूछने के इनके। ठीक है, इसके बाद ये 1010D मैंने आपको समझाया था सर, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक है, इसमें मैंने आईएफएससी वाला पॉइंट समझाया है आपको, ये क्रिस्टल क्लियर है सर। इसको समझते हैं, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना समझना, नहीं तो जय माता दी, ध्यान से सुनना सर। हुआ क्या है बहुत अच्छे से समझाऊंगा सर, बहुत सिंपल तरीके से सर। पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट ऑफ माइनर, माइनर बच्चे के नेशनल पेंशन फंड से आप पैसा निकाल रहे हो। देखो सर, एनी पेमेंट from the National Pension System Trust to an SSC being the parent or guardian of a minor under the pension scheme referred in 80CCD। सर बच्चों की भी पेंशन स्कीम होती है? हाँ सर, एक आध नाम पता है, एनपीएस वात्सल्य, एनपीएस वात्सल्य बच्चों का सर, जहां पर हम बच्चे के लिए 80CCD में पैसा डालते हैं सर। On partial withdrawal made out of the account of the minor as per the terms and conditions specified under the Pension Fund Regulatory Development Authority Act and the regulation made thereunder, to the extent it does not exceed 25% of the contribution made by him। सर नहीं समझ सर क्या है ये क्या है? सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि 25% की कुछ लिमिट है, फिर टैक्सेबल है, बस इतना ही समझ आया। आओ एग्जाम्पल देखते हैं, आओ 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 एग्जाम्पल देखेंगे, क्यों ना एग्जाम्पल से समझ ले सर। आओ सर, एक मिस्टर ए करके पर्सन है, ठीक है, जिसने एनपीएस अकाउंट खोला अपने बच्चे के लिए सर, आप एनपीएस वात्सल्य समझ लो सर। ठीक है, और उसमें अकाउंट में 4 लाख रुपए डाला है सर, सालों में, बहुत सालों का मिला के उसका 4 लाख रुपए डाला है सर बच्चे के अकाउंट में एनपीएस के। अब उसने सोचा सर कि 80,000 विड्रॉ कर लेता है बच्चे के एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए, कोई भी रीजन के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ी, वो बोला भाई 80,000 विड्रॉ कर लेता हूं। सरकार बोली भैया सुनो, आराम से चलो और सिंपल सोचो, भाई 4 लाख का 25% कितना होता है? मैं बोला 1 लाख। सरकार बोली तुम कितना विड्रॉ करना चाह रहे हो? मैं बोला मैं तो 80,000 ही चाहिए, मेरे को बस इतना ही पैसा चाहिए। सरकार बोली 1 लाख की मैक्सिमम लिमिट थी, तुम तो सिर्फ 80,000 विड्रॉ कर रहे हो, हम तुम्हारा 80,000 एग्जाम कर देते हैं। बोला ये अच्छा लगा, ये अच्छा लगा, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर इन्होंने बोला सर मैं बोला मैं अगर बच्चे के केस में, चलो यहां तो लिमिट मेरे पास 1 लाख है, मान लो अगर मैं 1,40,000 विड्रॉ किया तो? सरकार बोली भाई 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 अब तो लिमिट से ज्यादा हो गया, अब आपका जो 40,000 आपने एक्सेस विड्रॉ किया वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब तो समझ आया, प्रोविजन से नहीं आया तो यहां से तो आया कि क्या हो रही कहानी।
तो बच्चे के माइनर अकाउंट पे एनपीएस के पैसा है, अगर आप उसको विड्रॉ कर रहे हो विद इन द लिमिट है तो एग्जेम्प्ट है, लिमिट से ऊपर जाएगा तो जितना एक्सेस होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ आई बात? मस्त है ना? एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे पढ़ो तो कैसे याद नहीं होगा, झक मार के याद हो जाएगा यार। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिडक्शन का करेंगे सर, ठीक है? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।